हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी उसका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, यानी हमारा जो ये चैप्टर है सौरमंडल से संबंधित है। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित जितने भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा उसको हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सहायता से पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, यानी मुख्य रूप से कहा जाए तो ये सौरमंडल से संबंधित है। उससे संबंधित जितने भी आपका एमसीक्यूज होंगे वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मतलब होता है, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखे गए, नीचे जो ये चार ऑप्शंस है उसमें से कौन खगोलीय पिंड नहीं है। यानी आपका ये चार ऑप्शन दिया हुआ और आपसे पूछा जा रहा है कि ये चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें कौन जो है आपका खगोलीय पिंड नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये खगोलीय पिंड क्या होता, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे। तो हमारा जो है खगोलीय पिंड क्या है, खगोलीय पिंड, इसी को हम लोग कहते हैं आकाशीय पिंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग आकाशीय पिंड भी कहते हैं। यदि इंग्लिश की बात की जाए तो इसको कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। क्या कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडी। तो देखिए आपका जितना भी है, सूर्य है, चंद्रमा है, या फिर रात के समय आकाश में जितनी चमकती हुई चीजें, कहां, आकाश में जितनी चमकती हुई चीजें आप देखते हैं वो सभी जो है आपका क्या है, आकाशीय पिंड। क्या कहा हमने, सूर्य हो, चंद्रमा हो, या फिर रात में आप जितने भी चमकते हुए वस्तुएं देखते हैं वो सब क्या कहलाता है, खगोलीय पिंड। इसका मतलब हुआ कि सूर्य भी खगोलीय पिंड हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकती है, कोई ग्रह भी हो सकता है जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी खगोलीय पिंड है। ठीक है, क्योंकि हम जब अपनी पृथ्वी को चंद्रमा से देखेंगे तो ये हमारी पृथ्वी भी, जैसे हम यहां से चंद्रमा को देखते हैं तो ऐसा लगता है चंद्रमा चमक रही है, उसी तरह हम जब चंद्रमा पर से पृथ्वी को देखेंगे तो मेरा पृथ्वी जो है, हम लोगों का पृथ्वी जो है ठीक चंद्रमा की तरह दिखेगा। तो ये सभी जो है आपका वो क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहें या फिर आकाशीय पिंड कहें, इसी को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो ये होता है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या है कि कौन खगोलीय पिंड नहीं है। तो देखिए आपका सूर्य खगोलीय पिंड है, ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि ये सभी खगोलीय पिंड हैं। क्या वायुयान जो है आपका खगोलीय पिंड है, वायुयान यानी मानव के द्वारा बनाया गया हवाई जहाज जो है वो क्या खगोलीय पिंड है, तो कहेंगे ये खगोलीय पिंड नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो वायुयान जो हमारा खगोलीय पिंड नहीं है, क्योंकि परिभाषा है हमारा कि सूर्य, चंद्रमा तथा रात के समय चमकते हुए अन्य जो वस्तुएं दिखाई पड़ती है वही सभी क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो ये हमारा वायुयान खगोलीय पिंड नहीं है, चंद्रमा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, तो वायुयान हमारा सही आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब गलत। आपका चार कथन दिया हुआ है, आपको ढूंढना है कि ये चारों कथन में से कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है। ठीक है, यानी क्या है आपका, असत्य है। हमारा पहला कथन है कि पूर्ण चंद्रमा, यानी पूर्ण चंद्रमा का मतलब कि चंद्रमा जो है आकाश में पूरा गोल दिखता है। किस तरह दिखता है, पूरा गोल दिखता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है हर समय एक जैसा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कभी गोल, कभी आधा, कभी चौथाई, कभी हंसिया के आकार का, इस तरह दिखता है। तो वही कहता है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात, यानी जिस रात चंद्रमा पूरे गोल दिखती है, ठीक है, उस रात को पूर्णिमा कहा जाता है। क्या ये सही है या गलत, तो ये सही है कि जिस रात चंद्रमा पूरी तरह गोल दिखाई देती है रात में आसमान में, तो हम लोग उस रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा वाली रात कहते हैं। कौन सी रात कहते हैं, पूर्णिमा वाली रात। तो ये कथन हमारा सही है, यानी क हमारा सही है। अगला है कि चंद्रमा अलग अलग समय पर, ठीक है, अलग अलग दिनों में अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा स्थितियों में दिखाई पड़ता है। क्या ये कथन सही है, तो सही है। हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा जो है दिन ब दिन क्या होता है, अपना आकार बदलता रहता है। क्या करता है, दिन व दिन अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये हुआ हमारा, ये भी कथन हमारा सही है। तीसरा है कि पूर्ण चंद्र
पूर्ण चंद्र का मतलब क्या हुआ कि जिस रात चंद्रमा पूरी दिखाई देती है, गोल दिखाई देती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा। पूर्ण चंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो पूर्णिमा कहते हैं। तो यही कह रहा है कि पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णिमा को लगभग 15 दिन में एक बार देखा जा सकता है। तो ये हमारा कथन गलत है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पूर्णिमा की रात जो है 15 दिन में नहीं आता है, महीना में एक बार आता है। कितने दिनों में? एक महीने में एक बार। यानी आप रात में जो है आकाश में चंद्रमा को महीना में एक बार ही पूरा गोल देख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा यानी पूरी चंद्रमा को लगभग 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। ये गलत है। हमारा क्या कितने दिनों में देखा जाता है? तो एक महीने में। तो ये हमारा कथन क्या है? गलत है। तो हमको कौन सा कथन चुनना था? तो गलत। तो हमारा कौन सा कथन गलत है? गौ। आगे देखते हैं। पूर्णिमा के 15 दिन के बाद, पूर्णिमा के 15 दिन के बाद नए चंद्रमा की रात्रि, ठीक है, मतलब नया चंद्रमा का रात्रि या अमावस्या होती है। यानी कहने का मतलब पूर्णिमा के ठीक 15 दिन के बाद अमावस्या आता है। सही है या गलत? तो कहेंगे बिल्कुल सही है कि जिस दिन क्या होता है? पूर्ण चंद्रमा होता है यानी पूर्णिमा होती है, उसके ठीक 15 दिन के बाद आपको आकाश में चंद्रमा पूरी तरह नहीं दिखेगी, चंद्रमा एकदम दिखेगा ही नहीं। तो इस रात को हम लोग, जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा, उस रात को हम लोग कहते हैं नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या की रात्रि। तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा कथन गलत था? तो गौ हमारा गलत कथन था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, सूर्य हो, चंद्रमा हो या फिर रात के समय चमकने वाली जो वस्तुएं होती है वो क्या कहलाती हैं? तो अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न में देखा था कि आपका सूर्य हो, चंद्रमा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, उल्कापिंड हो, क्षुद्र ग्रह हो, ये सभी जो हैं मतलब आकाश में जो भी चीजें हमें दिखाई देती है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? तो खगोलीय पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो खगोलीय पिंड कहलाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं आकाशीय पिंड। क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड। अंग्रेजी में सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, समझ गए ना? तो जो भी हो, सूर्य, चंद्रमा या फिर रात में जो कुछ भी आपको आकाश में चमकता हुआ दिख जाए, कोई भी तारा हो, ठीक है, तो वो सभी हमारा क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड, जिसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तारों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन औसत है? ये चारों कथन आपको तारा से संबंधित यानी तारों से संबंधित, जिसको हम लोग स्टार्स कहते हैं, उससे संबंधित है। तो आपको ये बताना है इसमें कि ये चारों कथन में से कौन सा कथन क्या है? गलत है, असत्य है। ठीक है, समझ गए ना? पहला है कि ये बड़े आकार वाले, कौन? तारे जो होते हैं वो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। पहला कथन है कि तारा का आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है और वो गर्म होता है। तो सही बात है। आप सूर्य को ही देख लीजिए, इसका आकार जो है बहुत बड़ा है और ये गर्म है। सिंपल सा उदाहरण, हमारा जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है वो है सूर्य। चूंकि सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। तो हम लोग देखते हैं कि सूर्य जो है बड़े आकार वाले तथा गर्म है, यानी तारा जो होता है वो बड़ा आकार का होता है और गर्म होता है। तो ये हमारा कथन सही है। दूसरा हमारा कथन है कि ये गैसों के बने होते हैं। तारे जो होते हैं वो गैस से बने हुए थे। सही बात है कि आपका जितना भी तारा है वो गैस से बने हुए होते हैं, अभी तक प्राप्त स्रोतों के अनुसार। तीसरा है कि इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, मतलब इनके पास गर्मी भी होता है और प्रकाश भी होता है, रोशनी भी होता है। आप देखते हैं कि सूर्य के पास गर्मी भी है और प्रकाश भी है, तो ये भी सही है। क्लियर है? तो ये भी हमारा सही कथन आगे है कि ये बहुत कम मात्रा में उष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब निकालते हैं, बाहर फेंकते हैं। यानी कहने का मतलब ये तारे जो होते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य, ये बहुत कम मात्रा में उष्मा और प्रकाश देता है। क्या ये सही है? तो ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में आपको उष्मा और प्रकाश देता है। तारे जो होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में उष्मा और प्रकाश दोनों देता है। तो ये हमारा कथन गलत है। ये लिखा है कि बहुत कम मात्रा में देता है, लेकिन सही मायने में बहुत बड़ी मात्रा में तारे जो है वो उष्मा और प्रकाश देते हैं। तो हमारा कथन कौन सा गलत हो गया? घ कथन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन तारा नहीं है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन तारा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी तुरंत पीछे के प्रश्न में देखा था कि तारों के पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। तो कहता है कि कौन तारा नहीं है। सूर्य हमारा तारा है, तो कहेंगे सूर्य हमारा तारा है। इसका मतलब है कि ये तारा है। ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कौन तारा नहीं है। प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये भी हमारा एक तारा है। क्या है? प्रोक्सिमा सेंटोरी भी हमारा एक तारा है। तीसरा है व्याध, व्याध भी हमारा तारा है। आर्द्रा, ये भी हमारा तारा है। मतलब ये चारों जो हैं हमारे क्या हैं? तारे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो इसमें ऑप्शन होगा कि सभी जो हैं तारे हैं। क्या है? सभी तारे हैं। एक और ऑप्शन मान लीजिए हम यहां देते, अड़ों में दे देते, मान लीजिए कि आपको दे देते अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान मतलब या अंतरिक्ष यात्री जो है, जिसकी सहायता से क्या जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष यान। तो क्या हमारा अंतरिक्ष यान तारा है? तो कहेंगे ये हमारा नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होता? ये होता। क्लियर है? क्योंकि ये सारे जो हैं हमारे तारे हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी से सबसे निकट का तारा कौन है? तो सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य के बाद फिर कौन होगा? आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी होगा। क्या होगा? प्रोक्सिमा सेंटोरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। मतलब अगर जो पूछा जाए कि सबसे नजदीक का तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, तो सूर्य। सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी। उसके बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी के बाद जो सबसे नजदीक का तारा होगा वो होगा व्याध, और फिर व्याध के बाद जो सबसे नजदीक का तारा होगा वो होगा आर्द्रा। ये पृथ्वी के संदर्भ में बताया गया। सब पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा पर ये और चौथा पर ये। सबसे नजदीक सूर्य, फिर सूर्य को छोड़ करके उसके बाद का प्रोक्सिमा सेंटोरी, फिर उसके बाद व्याध, फिर उसके बाद आर्द्रा। ये सूर्य से दूरी के अनुसार ये चारों तारे होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जिन खगोलीय पिंडों, हम लोग देख चुके हैं कि आकाश में जो भी चीजें हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। अब ये नहीं कि हवाई जहाज आकाश में दिखाई पड़ता है तो इसको भी खगोलीय पिंड कहेंगे, वो नहीं। सूर्य, तारा और जो रात में आपको चमकती हुई चीजें दिखती है वो सारे खगोलीय पिंड होंगे। तो कहता है जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी उष्मा मतलब अपना गर्मी है तथा प्रकाश है, दोनों उष्मा और प्रकाश जिसके पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखना है कि हमारे अंतरिक्ष में, यानी हमारे जो कहने का मतलब हुआ कि जो खगोलीय पिंड हैं, यदि किन्हीं के पास उष्मा और प्रकाश है तो वो सिर्फ तारा ही हो सकता है। ठीक है, अभी तक ज्ञात स्रोतों के अनुसार वो क्या कहलाते हैं? तो तारे कहलाते हैं। आपका ग्रह के पास अपना उष्मा प्रकाश नहीं है, जैसे पृथ्वी के पास अपना, पृथ्वी हमारा क्या एक ग्रह है, क्या पृथ्वी के पास अपना उष्मा और प्रकाश है? नहीं है। अगर अपना उष्मा और प्रकाश रहता तो हम लोग जल जाते। ठीक है, उपग्रह के पास भी नहीं है। उपग्रह जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा के पास भी अपना क्या है? उष्मा और प्रकाश नहीं है। ठीक है, ये सूर्य से उष्मा प्रकाश लेकर के क्या होता है? प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, कोई भी हो, ठीक है, तारों को छोड़ करके वो अभी तक जो है सौरमंडल में जितने भी खगोलीय पिंड है वो किससे प्रकाशित होते हैं? तो सूर्य से प्रकाशित होते हैं। खगोलीय पिंड का मतलब ये तो हो नहीं सकता है। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा वो तारे ही ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि तारों के विभिन्न समूह, मतलब तारा का अलग अलग समूह जो है, ठीक है, बहुत सारा समूह, ठीक है, यानी तारों के विभिन्न मतलब अलग अलग समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न मतलब विभिन्न आकृतियों को क्या कहा जाता है? देखिए होता क्या है कि तारों का ढेर सारा समूह क्या करेगा? कोई आकृति बना लेता है। जैसे मान लीजिए भालू जैसा आकृति बना लेगा। जैसे मान लीजिए भालू में क्या होंगे? पैर हैं, पूंछ हैं, ठीक है, या सिर हैं, तो क्या करेंगे? तारों का एक समूह सिर बनाएगा, तारों का एक समूह पैर, एक पैर बनाएगा, तारों का एक समूह दूसरा पैर बनाएगा, उसके बाद क्या? तारों का एक समूह बॉडी बनाएगा। तो ये तारों का ढेर सारा समूह क्या करता है कि वो अलग अलग आकृतियों को बनाता है। जैसे लड़की जैसा आकृति बनाता है, तो लड़की जैसा जब आकृति बनाता है तो हम लोग कहते हैं उसको कन्या। क्या कहते हैं? उसको कन्या कहते हैं। ठीक है, और यदि भालू जैसा बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बियर जैसा आकृति बना लिया। ठीक है, समझ गए ना? जैसे भेड़ जैसा आकृति बना लेता तो उसको कहा जाता है मेष। तो कहने का मतलब तारों का अलग अलग समूह जो है वो क्या करता है? अलग अलग
आकृतियों को बना लेता है। तो जो आकृति बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। तो तारों का अलग अलग समूह जो अलग अलग आकृतियों को बनाता है, जो आकृतियां बनती है, वही हमारा क्या कहलाता है? तो नक्षत्र मंडल कहलाता है। ये याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि निम्न में कौन एक नक्षत्र मंडल है? हम लोगों ने देखा कि नक्षत्र मंडल जो होता है एक आकृति होता है। किसका आकृति होता है? तो तारों के अलग अलग समूहों द्वारा बनाया जाता है। जैसे बियर जैसा यदि आकृति बना दिया तारों का समूह, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है? तो ये भालू जैसा जो आकृति बना वो क्या कहलाएगा हमारा? तो वो नक्षत्र मंडल कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बिग बियर। यानी बड़ा जैसा भालू बना लेता है उसको कहते हैं बिग बियर नक्षत्र मंडल। ठीक है, समझ गए ना? तो वही आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक नक्षत्र मंडल है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपको इसमें से नक्षत्र मंडल को चुनना है। ठीक है? आकाशगंगा। आकाशगंगा मतलब हुआ कि तारों का एक बहता हुआ नदी है। तो ये तो हमारा आकृति नहीं हुआ, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाया गया, तो ये हमारा नहीं होगा। तारामंडल, तारों का समूह, ये भी हमारा आकृति नहीं हुआ। ध्रुव तारा एक स्पेशल तारा है, वो भी हमारा आकृति नहीं हुआ। हमारा ये अर्सा मेजर जो है, यानी बिग बियर, बिग मतलब बड़ा, बियर मतलब भालू, यानी बड़ा भालू जैसा आकृति बना लेता है तारों का अलग अलग समूह। चूंकि ये आकृति है तो इसीलिए हमारा ये क्या कहलाता है? तो नक्षत्र मंडल। बिग बियर हमारा क्या है? नक्षत्र मंडल है। इसी को हम लोग अर्सा मेजर भी कहते हैं। पश्चिमी देशों के लोग जो हैं इसको अर्सा मेजर भी कहते हैं। तो अर्सा मेजर कहा जाए या फिर बिग बियर कहा जाए, ये जो है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति है। तो इसीलिए हमारा ये जो है तारामंडल, ये अर्सा मेजर या बिग बियर हमारा एक नक्षत्र मंडल है। क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न अगला कि सप्तऋषि क्या है? आपका सप्तऋषि क्या है? ध्रुव तारा है, फिर नक्षत्र मंडल है, या फिर आकाशगंगा है, या फिर ग्रह है? देखिए सप्तऋषि, सप्त का मतलब होता है 7, ऋषि का मतलब होता है संत, 7 संत। ठीक है? इसका नाम जो है 7 संतों के नाम के आधार पर रखा गया है। तो आखिर ये क्या है? तो याद रखना कि सप्तऋषि जो है एक नक्षत्र मंडल है, मतलब ये भी जो है एक आकृति है। क्या है? विभिन्न तारों के द्वारा बनाई गई एक क्या है? यानी तारों के एक समूह के द्वारा बनाई गई क्या है? आकृति है। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि बिग बियर जो है, आपका बिग बियर जो है, बिग बियर यानी बड़ा भालू, यानी आकृति जो है इसका क्या है? बड़ा भालू जैसा है। तो उसी का एक छोटा टुकड़ा है। कौन? सप्तऋषि। जैसे मान लीजिए हमारा पूरा बॉडी है, हमारा नक जो है बॉडी का एक छोटा पार्ट है, तो वही ये जो आपका सप्तऋषि जो है इसी बिग बियर का क्या है? एक छोटा पार्ट है। मतलब बड़ा जैसा भालू है, उसी में से ये क्या किया गया? निकाल लिया गया। तो क्या दिक्कत है? ये बिग बियर हमारा क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है। और इसी का टुकड़ा कौन है? ये सप्तऋषि। देखिए 7 ऋषि, मतलब ये वास्तव में 7 तारों का एक समूह है जो एक आकृति बनाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारा ये बड़ा भालू का क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है। इसका मतलब हुआ कि ये भी एक हमारा क्या हुआ? नक्षत्र मंडल है। कौन? सप्तऋषि। क्या है? सप्तऋषि जो आपका ये एक नक्षत्र मंडल है, बहुत ही प्रचलित नक्षत्र मंडल है। इसका हम लोग आगे और भी यूज देखेंगे। तो जब भी पूछा जाए कि सप्तऋषि क्या है, तो हम लोग कहेंगे सप्तऋषि क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। और ये किसका भाग है? किसका हिस्सा है? तो बिग बियर का हिस्सा है। बड़ा जैसा भालू है उसी का ये क्या है? छोटा हिस्सा है। क्लियर है? आज के वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है कि किस तारा को उत्तरी तारा के नाम से जाना जाता है? उत्तरी तारा कहने का मतलब हुआ कि कौन ऐसा तारा है जो कि हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है, वो अपना स्थान जगह बदलता नहीं, हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी तारा कहा जाता है। उत्तरी मतलब उत्तर दिशा की ओर हमेशा स्थित रहने वाला तारा। तो कौन ऐसा तारा आपका जो है वो हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, जिसको हम लोग उत्तरी तारा के नाम से जानते हैं? क्योंकि पहले के जमाने में क्या करते थे? इसी तारा की मदद से लोग जो हैं
प्राचीन यानी बीते हुए, मतलब कहने का मतलब पुराने जमाने में लोग, चाहे वो नाविक हो समुद्र में, ठीक है, या फिर जनरली आदमी जो है वो क्या इसी तारा की सहायता से उत्तर दिशा को जान पाते थे। जो ही इस तारा को देखते थे तो वो समझ जाते थे कि चूंकि ये तारा उत्तर दिशा में हमेशा रहता है, इसका मतलब ये दिशा उत्तर है, बस उसी के अनुसार पूर्व, पश्चिम और आपका दक्षिण वो क्या कर लेते थे, निर्धारित कर लेते थे। तो कौन ऐसा तारा है, तो याद रखना है कि हमारा ध्रुव तारा जो है एक क्या है, ऐसा तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में ही स्थित रहता है, जिसको हम लोग उत्तरी तारा के नाम से जानते हैं। ध्रुव तारा अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोल स्टार। क्या कहते हैं, पोल स्टार, ठीक है। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में लगभग 10 प्रश्नों को देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद देखने के लिए।